गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड की भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक जो प्रॉपर्टी होती हैं उनकी, वो रासायनिक प्रॉपर्टीज किसके कारण होती हैं। रासायनिक गुण वहाँ पर कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप के कारण और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीनों की वजह से यहाँ पर इसकी रासायनिक प्रकृति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड नंबर का ओलिगोसैकेराइड। सेकेंड ओलिगोसैकेराइड। यहां पर जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ओलिगो एक ग्रीक वर्ड है। जो ओलिगो है, ये ओलिगो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है और जिसका मतलब होता है फ्यू इन नंबर। फ्यू इन नंबर, कुछ शब्द। तो यहां पर ओलिगो के अंदर 2 से लेकर के 9 तक मोनोसैकेराइड होते हैं। ओलिगो के अंदर 2 से लेकर के 9 तक मोनोसैकेराइड होते हैं। अगर सिंगल है तो मोनोसैकेराइड ही होगा। अगर 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर भी किसी अणु का निर्माण कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड। इसको हम 2 अणु में तो डाइसैकेराइड बोलेंगे। हम सॉरी, पहले वो डाई बोला था, डाई नहीं, ओलिगोसैकेराइड होता है। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर के 9 अणु आपस में मिलकर के यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ 2 मोनोसैकेराइड के मध्य 2 मोनोसैकेराइड के मध्य ऑक्सीजन ब्रिज होता है। ऑक्सीजन ब्रिज उपस्थित होता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन सेतु का कार्य करती है। यहाँ पर ऑक्सीजन ब्रिज उपस्थित होता है। तो इसका मतलब जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर संघनन की क्रिया होगी। यहाँ संघनन की क्रिया होती है और संघनन की क्रिया होती है तो स्टूडेंट्स जल का अणु निष्कासित होता है। आप लोग केमिस्ट्री में रिएक्शंस को खूब पढ़ते हैं तो वहां पर रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं आपको। तो जो संघनन की क्रिया, जितनी भी कहीं भी संघनन की क्रिया हो रही है वहां पर जल का अणु निष्कासित होता है। जल का अणु निष्कासित होगा। तो यहां पर जल के अणु के निष्कासन के बाद में दोनों मोनोसैकेराइड ऑक्सीजन ब्रिज से आपस में जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ब्रिज से, जिस बॉन्ड का निर्माण होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा दोनों ही जो मोनोसैकेराइड है वो आपस में जुड़े होते हैं। अब यहाँ हम 2 से लेकर के 9 तक कह रहे हैं। अगर 2 हैं तो उसको बोलेंगे हम डाइसैकेराइड, 3 हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकेराइड, 4 हैं तो टेट्रासैकेराइड, 5 हैं तो पेंटासैकेराइड। पेंटासैकेराइड। तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड है, इस मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर नाम दिया गया है। जितनी इनकी संख्या होगी उतनी ही यहाँ पर इनकी संख्या के आधार पर इनको सैकेराइड बोल देंगे। 2 से डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। तो यहाँ पर जितनी भी मोनोसैकेराइड हैं सभी मोनोसैकेराइड एक मोनोसैकेराइड से दूसरी मोनोसैकेराइड के साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ जो ओलिगोसैकेराइड हैं, ये ओलिगोसैकेराइड के अंदर जो मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं, मोनोसैकेराइड के जो अणु होते हैं, ये मोनोसैकेराइड के अणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। कैसे?
जैसे ट्राइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के कितने अणु होंगे? 3। हमने मोनोसैकेराइड पढ़ी है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सभी क्या है? मोनोसैकेराइड है। अब यहाँ ट्राइसैकेराइड में तीनों अणु ग्लूकोज के भी हो सकते हैं, या एक ग्लूकोज का, एक ग्लैक्टोज का, या फिर एक फ्रक्टोज का भी हो सकता है, या 2 अणु ग्लैक्टोज के लिए एक फ्रक्टोज का भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, समान रूप से भी हो सकते हैं और असमान रूप से भी हो सकते हैं। तो यहाँ समान असमान रूप से किसी भी प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर के यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ हम ओलिगोसैकेराइड के बारे में बताते हैं। टाइप कौन सा है ओलिगोसैकेराइड का, और ये किससे मिलकर बनी है? तो यहाँ पर संगठन कौन सा है, संगठन क्या है उसका? फर्स्ट बात करते हैं हम सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। इसका मतलब सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनी है। तो यहां पर कौन से होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहां पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। लैक्टोज, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, और लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दोनों मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करेंगे। माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज भी डाइसैकेराइड होता है, और माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर के बना होता है। ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर के बना होता है। ग्लूकोज ग्लूकोज के बंध में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होता है तो यहाँ पर माल्टोज का निर्माण होता है। रैफिनोज, रैफिनोज, रैफिनोज ट्राइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है जो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज तीनों के एक एक एटम से मिलकर के बना होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ट्राइसैकेराइड होता है। स्टेकियोज, स्टेकियोज, स्टेकियोज टेट्रासैकेराइड होता है, टेट्रासैकेराइड है, और यहां इसके अंदर फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के तो एक एक अणु होते हैं, और गैलेक्टोज के 2 अणु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ग्लैक्टोज के 2 अणु, ग्लूकोज का 1 और फ्रक्टोज का 1 अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? स्टैकियोज का निर्माण करते हैं। वारवेक्सकोज, वारवेस्कोज पेंटासैकेराइड, पेंटासैकेराइड है। यहां पर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के तो 2 अणु होंगे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के 2 अणु होते हैं, और यहाँ फ्रक्टोज का 1 अणु होता है। तो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ये पेंटासैकेराइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर समान प्रकार से या असमान प्रकार से किसी भी प्रकार से मोनोसैकेराइड मिलकर के ओलिगोसैकेराइडों का निर्माण करेंगी। अब जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड कैसे होते हैं? इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? अगर इनके हम भौतिक गुणों की बात करें तो
ये ठोस रंगहीन, ठोस होते हैं, रंगहीन होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, ये इनके भौतिक गुण होते हैं। अब ठोस रंगहीन मीठे हैं तो क्या क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं या अक्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स ये क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल रूप में पाए जाने वाले ठोस रंगहीन मीठे और जल में घुलनशील होते हैं ओलिगोसैकेराइड। यहाँ जो ओलिगोसैकेराइड पाए जाते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड प्लांट्स के अंदर या प्लांट्स में अधिक पाए जाते हैं, अधिक उपस्थित होते हैं। और इनके अंदर भी कौन से? डाइसैकेराइड। जो डाइसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइडों में भी जो डाइसैकेराइड होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्योंकि प्लांट्स में जैसे फ्रूट है, फल हैं, कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे। हमने सुक्रोज पढ़ा है, तो सुक्रोज कैसा होता है? स्वाद में मीठा। तो यहाँ पर ये वो शर्कराएं हैं जो यहाँ पर फलों के अंदर पाई जाती हैं, विशेष रूप से फलों के अंदर पाई जाती हैं। तो स्वाद में कैसी होती हैं? मीठी होती हैं, प्लांट्स के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। सुक्रोज है, माल्टोज है, सुक्रोज और माल्टोज दोनों ही कहाँ मिलेंगी? फलों के अंदर। लेकिन ग्लैक्टोज कहाँ मिलती है? दूध में। केवल दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, जो कि मदर का जो दूध होता है उसके अंदर पाई जाने वाली शर्करा होती है ग्लैक्टोज। तो ये प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेफिनोज। जो रेफिनोज शुगर पाई जाती है, ये रेफिनोज प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा होती है। और कैसी है? ट्राइसैकेराइड है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ट्राइसैकेराइड है। ये कपास के बीजों में मिलती कहाँ है? कपास के बीजों में, चुकंदर में, कुछ कवकों में पाई जाती है। ये कुछ जैसे जेंस, एक और ट्राइसैकेराइड होती है जेंसियोनोज। ये जेंसियोनोज कुछ प्लांट के राइजोम में ही पाई जाती है, कुछ विशिष्ट प्लांट के। ये भी ट्राइसैकेराइड है, लेकिन सभी पादपों में नहीं पाई जाती, केवल कुछ ही प्लांट के जो राइजोम होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। स्टेकियोज, जो स्टेकियोज शुगर होती है, ये स्टेकियोज शुगर टेट्रासैकेराइड है। और मिलती कहाँ है? ये मिलती है बारवेस्कम और कुकुरबिटा पीपो में। बारवेस्कम और कुकुरबिटा पीपो के अंदर पाई जाती है। यहाँ ये दोनों ही रेफिनोज और स्टाइकियोज दोनों ही फिलोएम में पाई जाती है, फिलोएम में उपस्थित होती है। दोनों ही टेट्रा और जो ट्राइसैकेराइड है, ये दोनों ही प्लांट का जो फिलोएम पाया जाता है वहां फिलोएम के अंदर उपस्थित होती है। सुक्रोज,
सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज दोनों से मिलकर के बनी होती है। डी और एल डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल लेवो रोटेटरी। तो यहां पर ये घूर्णन को प्रदर्शित कर रहे हैं डी। तो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज दोनों ही मोनोसैकेराइड से मिलकर के क्या बनी होती है? सुक्रोज का निर्माण होता है। अब यहां पर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का तो पहला कार्बन, और पहले कार्बन पर कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और अल्फा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन का होता है यहां पर कीटो ग्रुप। इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग होती है, पहले कार्बन के अंदर और दूसरे कार्बन के साथ। यहां पर इनकी मध्य बॉन्डिंग पाई जाती है, और इनके मध्य बॉन्डिंग से यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, उस ग्लाइकोसिडिक बंध के निर्माण से यहाँ पर किसका निर्माण होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। देखिए ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज में हम नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहां तक अब हो गए 6 कार्बन। अब यहां पर जो फ्रक्टोज पाया जाता है, यहां पर ये फ्रक्टोज, तो यहां की इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? इस कार्बन से या इस कार्बन से? तो यहां पर जो इसकी नंबरिंग की जाती है वो इस कार्बन से की जाती है। एक और 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पर जो फ्रक्टोज है कीटो ग्रुप है उसका तो दूसरा कार्बन, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका पहला कार्बन, दोनों के मध्य बॉन्डिंग होगी। तो यहां से जल का अणु निकल जाएगा। 2 H है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक जगह उपस्थित होते हैं तो इनके मध्य से जल का अणु निकल जाएगा, और यहां पर इस प्रकार से अब ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। यहां पर ऑक्सीजन ब्रज के रूप में उपस्थित है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक ब्रज के रूप में यहां पर प्रेजेंट है। अब जो अणु बना है ये अल्फा डी फ्रक्टोज, और यहां जो बना है ये बना है सुक्रोज। यहां किसका एटम बन गया है? सुक्रोज का। तो यहां पर इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। अब यहां पर जो बॉन्डिंग हुई है, जो डाइसैकेराइड बना है, इस डाइसैकेराइड में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। जब यहां पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है तो ये किसी से अदर से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो यहां पर जो सुक्रोज होती है वो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग प्रकार की शर्करा होती है, नॉन रिड्यूसिंग प्रकार की शर्करा है। जब ये नॉन रिड्यूसिंग प्रकार की शर्करा है तो ये फैलिंग विलियन
और बेनेडिक्ट विलियन, दोनों में से किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगी, दोनों में से किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर कोई रिड्यूसिंग शुगर होती है तो वो रिड्यूसिंग शुगर तब होती है जब यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप फ्री होता है, या तो एल्डिहाइड का फ्री होता या फिर यहाँ पर साइकिल में है कोई भी ग्रुप यहाँ पर फ्री नहीं है, तो यहाँ ये नॉन रिड्यूसिंग प्रकार की शुगर है, ये रिएक्शन किसी भी का अपचयन नहीं करती है। तो यहाँ ना तो ये फेलिंग विलियन और ना ही बेनेडिक्ट विलियन किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी, ना बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन करेगी, ना यहाँ पर बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन करेगी। साथ ही साथ जो ये शुगर होती है, ये शुगर होती है सुक्रोज, जो होती है सुक्रोज डेक्सो रोटेटरी होती है, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का क्या मतलब है? दक्षिणी गुणक होती है ये। लेकिन जब इसको जल के अंदर घोलते हैं, जल के अंदर जब इसको घोलते हैं तो घुलने के बाद में इसमें क्या हो जाता है, इसकी जो दिशा है वो दिशा चेंज हो जाती है, इसमें प्रतिलोमन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, प्रतिलोमन हो जाता है। और प्रतिलोमन होने की वजह से ये कैसी हो जाती है? लेवो रोटेटरी हो जाती है। लेवो रोटेटरी हो जाती है, वामावर्त हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रतिलोमन के कारण हम इसको क्या कहते हैं? प्रतीप शुगर भी कहते हैं। प्रतीप शुगर अगर बोलें तो उसका मतलब भी क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से इसको प्रतीप शुगर कहते हैं। अगर इसका हमको जल अपघटन करना है, क्योंकि उच्च उपस्थिति देखते हैं तो उपस्थिति केवल इसकी उच्च पादपों में होती है, इसकी उपस्थिति उच्च पादपों में पाई जाती है। रंगहीन है, क्रिस्टलीय है और मीठी शुगर है। इसका जो जल अपघटन होता है, इसका जब हम जल अपघटन करेंगे तो ये जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, या फिर इन्वर्टेज एंजाइम ना लेकर के हम तनु खनिज अम्ल भी ले सकते हैं। तनु खनिज अम्ल, तनु खनिज अम्ल कौन से हैं? HCl, H2SO4। इनकी उपस्थिति में भी हम सुक्रोज का अपघटन, जलीय अपघटन कर सकते हैं। नेक्स्ट, माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज भी क्या है? ये भी मीठी शुगर है, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट शुगर भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये अंकुरित होते हुए जो अनाज होते हैं या बीज होते हैं, अंकुरित बीजों में पाई जाती है, अंकुरित बीजों में पाई जाती है। और बीज की जगह अगर हम इसको अनाज कहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अनाज में क्या होता है? स्टार्च। वो क्या होता है? उसी को तो माल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अंकुरित अनाज होते हैं, ये अंकुरित अनाजों में उपस्थित होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माल्ट। स्टार्च का जब आंशिक जल अपघटन करते हैं, स्टार्च का जब आंशिक जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? माल्टोज शुगर मिलती है, स्टार्च के आंशिक जल अपघटन से। यह दो जो ग्लूकोज के अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर के बनी होती है।
यहाँ पर जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं उसके दो अणु मिलकर के यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है अल्फा 1,4 बॉन्ड। अल्फा 1,4 का मतलब क्या है? एक का तो पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन। यहाँ पर एक के पहले कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी और दूसरे के चौथे कार्बन के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग होगी। तब यहाँ पर एक से पहले कार्बन से चौथे कार्बन की तरफ बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर अल्फा 1,4 बॉन्डिंग पाई जाती है किसके अंदर? माल्टोज शुगर के अंदर। ये रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो इसका मतलब यहां पर कार्बोनिल ग्रुप फ्री है, तभी तो रिड्यूसिंग शुगर है। और साथ ही साथ जो फेलिंग विलियन है, जो फेलिंग विलियन है और बेनेडिक्ट विलियन है, दोनों के साथ क्या करेगी? ये दोनों को अपचयित कर देगी, दोनों को अपचयित करती है। क्योंकि कैसी है ये? रिड्यूसिंग शुगर। तो इसीलिए यहाँ पर फेलिन विलियन को और बेनेडिक्ट विलियन को दोनों को ही अपचयित कर देती है। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या हो जाता है? अपघटन। और जब अपघटन होगा तो ये वापस से दो ग्लूकोज के अणुओं के अंदर टूट जाएगी। अगर हम माल्टोज को जल में घोलकर और इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ दें, घोलकर छोड़ दें, तो यहां पर क्या होगा? क्योंकि ये कैसी होती है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो माल्टोज है ये माल्टोज कैसी होती है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर इसको जल में घोल करके कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर इसके सॉल्यूशन को देखें तो यहां पर इसके घूर्णन कोण में क्या हो जाता है? परिवर्तन। इसका घूर्णन कोण जो होता है वो घूर्णन कोण परिवर्तित हो जाता है। लेबोरोटेटरी तो नहीं होती, लेकिन इसका जो घूर्णन कोण है वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। सेम यही प्रोसेस होती है लैक्टोज के अंदर। लैक्टोज की अभी बताई थी मैंने, दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा होती है जो नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक होती है। दूध में पाई जाने वाली होती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अणु से मिलकर के बनती है। ग्लूकोज के और ग्लैक्टोज के अणु से मिलकर के बनी हुई होती है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग पाई जाती है ये भी बॉन्डिंग कैसी पाई जाती है? बीटा 1,4 बॉन्डिंग पाई जाती है। इसका मतलब ग्लूकोज का जो अणु होगा उसका तो पहला कार्बन और ग्लैक्टोज का जो अणु होता है उसके चौथे कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ग्लूकोज के पहले कार्बन के बीच में और ग्लैक्टोज के 4th कार्बन के बीच में यहाँ पर बंध बनता है। यह भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। और लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन किया जा सकता है। ये भी इस अगर लैक्टोज को जल में घोलकर छोड़ दें, जल में घोलकर छोड़ दें तो सेम प्रोसेस होगी। तो ये भी इसका भी घूर्णन कोण क्या हो जाता है? परिवर्तित। लैक्टोज को भी अगर जल में घोलकर कुछ देर के लिए छोड़ दें तो इसका भी घूर्णन कोण परिवर्तित हो जाता है। ये है। और जो शुगर हमने पढ़ी है दोनों, सुक्रोज और जो माल्टोज पढ़ी है, इन दोनों से कम मीठी शुगर होती है और जल में भी थोड़ी कम विलेय होती है। ये अत्यधिक विलेय होती है और ये इनकी तुलना में थोड़ी कम विलेय होती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।